प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे संगठन के सिद्धांत, जिसमें मानव संबंधात्मक उपागम के संदर्भ में चर्चा करेंगे, जिसको देने वाले हैं एल्टन मेयो। क्या कह रहा हूँ मैं? संगठन के सिद्धांत मानव संबंधात्मक उपागम, जिसको कि एल्टन मेयो ने दिया है, जो कि प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर भी किसी न किसी रूप में मानव संबंधात्मक उपागम के संदर्भ में प्रश्न निश्चित रूप में पूछा जाता है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जो विद्यार्थी गुरु दक्षिणा के रूप में हमको सपोर्ट करना चाहें, वो हमारे YouTube चैनल के अंतर्गत जो थैंक्स का बटन है उसे दबाकर जो भी आप सपोर्ट करना चाहें सपोर्ट कर सकें। यस, संगठन के सिद्धांत, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मानव संबंधात्मक उपागम। मैंने आपको ये बात पिछले लेक्चर में ही समझा दी थी कि भाई कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने वास्तविक रूप में संगठन से संबंधित सिद्धांतों को 3 भागों में विभाजित किया है। संगठन से संबंधित सिद्धांतों को 3 भागों में विभाजित किया है, जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी कर रखा है। संगठन संबंधी जो उपागम है उनको 3 भागों में विभाजित किया है: शास्त्रीय उपागम, नवशास्त्रीय उपागम और आधुनिक उपागम। जिसमें से जो शास्त्रीय उपागम है, शास्त्रीय उपागम के संदर्भ में मैंने 2 लेक्चर सामान्य रूप में अपलोड कर दिए। और शास्त्रीय उपागम के संदर्भ में जो 2 महत्वपूर्ण उपागम है, वैज्ञानिक प्रबंध उपागम और नौकरशाही उपागम, ये दोनों भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो शास्त्रीय उपागम वास्तविक रूप में कार्य कुशलता और मितव्ययिता के ऊपर मुख्यतः जोर देता है, जिसके संदर्भ में 2 उपागम मैंने अपलोड कर दिए। आज हम बात करते हैं संगठन संबंधी उपागम में दूसरा, नवशास्त्रीय उपागम। नवशास्त्रीय उपागम भी वास्तविक रूप में विशेषकर ये 2 उपागम देता है, अर्थात नवशास्त्रीय उपागम के संदर्भ में मुख्यतया 2 उपागम प्रचलित हैं। एक है मानव संबंधात्मक उपागम, जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, जिसको देने वाले हैं एल्टन मेयो। ये कंपटीशन पूछ लिया जाता है, विद्यार्थी गलती करते हैं। मानव संबंधात्मक उपागम, इसको देने वाले महत्वपूर्ण विद्वान या समर्थक कौन है? एल्टन मेयो। और दूसरा जो उपागम है वह है सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम, जिसको देने वाले हैं मैकग्रेगर एवं मैस्लो। कौन कौन है? मैकग्रेगर एवं मैस्लो, मतलब डगलस, पूरा नाम लेंगे तो डगलस मैकग्रेगर एवं अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो। तो ये जो है सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम देने वाले। कहने का मेरा भावार्थ ये है कि नवशास्त्रीय उपागम के अंतर्गत ये दोनों उपागम आएंगे, मानव संबंधात्मक उपागम और सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम। ये दोनों ही जो उपागम है वो वास्तविक रूप में, निचोड़ रूप में आप इस डायग्राम से सारी बात समझ सकते हैं, और जो इधर मैंने डायग्राम बनाया इन दोनों से सारी बातें आसानी से समझ सकते हैं। वास्तव में दोनों जो उपागम है, मानव संबंधात्मक उपागम और सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम, जो कि डगलस मैकग्रेगर और अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया है और ये एल्टन मेयो के द्वारा दिया गया है। क्लियर ये बात? वास्तव में ये जो नवशास्त्रीय उपागम है या मानव संबंधात्मक उपागम और सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम, ये मानव व्यवहार के अध्ययन पर जोर देते हैं मुख्यतः। ये इसका निष्कर्ष है, निचोड़ है। मतलब संगठन के अंतर्गत मानव के व्यवहार के अध्ययन पर बल देते हैं, मानव के अध्ययन पर जोर देते हैं। जैसा कि इससे पहले जो शास्त्रीय उपागम है, शास्त्रीय उपागम संगठन के अंतर्गत कार्य कुशलता और मितव्ययिता पर जोर देता था। ध्यान दें, किस पर जोर देता था? कार्य कुशलता और मितव्ययिता पर जोर देता था। मैंने आपको समझा दिया था। अब नवशास्त्रीय उपागम की बात आती है तो नवशास्त्रीय उपागम किस पर जोर दे रहा है? मानव व्यवहार के अध्ययन पर जोर देता है। मतलब ये संगठन के अंतर्गत मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है, मानव के व्यवहार के अध्ययन पर मुख्यतया बल देता है। ये इसका निष्कर्ष या निचोड़ है, मानव व्यवहार। और इसके बाद में इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें और है क्या, कि नवशास्त्रीय उपागम से संबंधित जो अन्य विद्वान है वे हैं मेरी पार्कर, फोले, बर्जर और डिक्सन। तो ये है नाम भी आपको नोट कर लेने, जिससे कि किसी प्रतियोगिता परीक्षा में कोई प्रश्न पूछा जाए तो गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये नवशास्त्रीय उपागम के संदर्भ में आज हम
जो पहला उपागम है मानव संबंधात्मक उपागम समझाएंगे। इसके बाद में अगला जो लेक्चर होगा वो होगा सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम के संदर्भ में। शास्त्रीय उपागम के संदर्भ में भी 2 उपागम दिए गए, दोनों मैंने अपलोड कर दिए और शास्त्रीय उपागम को सामान्य रूप में मैंने 2 लेक्चर के माध्यम से समझा दिए। कुल मिला के शास्त्रीय उपागम के संदर्भ में मैंने 4 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आज हम संगठन संबंधी उपागमों में दूसरा उपागम ले रहे हैं नवशास्त्रीय उपागम, और नवशास्त्रीय उपागम के अंतर्गत मानव संबंधात्मक उपागम को ले रहे हैं जिसको कि एल्टन मेयो ने दिया है। यह बात आपको नोट कर लेनी। चलिए इसका शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं, शुभारंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। क्या कि वास्तविक रूप में 20वीं सदी के तीसरे दशक के प्रारंभ में मानव संबंधात्मक उपागम प्रतिपादित किया गया और इसका जो मुख्य समर्थक था वह था एल्टन मेयो। नोट करें। दूसरी बात, औद्योगिक समाजशास्त्र और औद्योगिक मनोविज्ञान पर उनके अध्ययन इतने गहन थे। किनके अध्ययन? एल्टन मेयो के, या मानव संबंधात्मक उपागम से संबंधित जितने विद्वान हैं, अध्ययन इतने गहन थे कि उसे संगठन के मानव संबंधात्मक उपागम के प्रवर्तकों में गिना जाता है। मतलब विशेषकर मूल जो बात है वो ये है कि वास्तविक रूप में औद्योगिक समाजशास्त्र और औद्योगिक मनोविज्ञान पर उनके अध्ययन इतने गहन थे, इतने गंभीर थे, इतने गहरे थे कि उसके जो संगठन के संबंध में संबंधात्मक उपागम के प्रवर्तकों में महत्वपूर्ण रूप में गिना जाता है। फिर से दोहरा रहा हूं, औद्योगिक समाजशास्त्र और औद्योगिक मनोविज्ञान पर उनके अध्ययन, किनके अध्ययन? एल्टन मेयो के। उनके अध्ययन इतने गहन थे, इतने गंभीर थे कि उसे संगठन के मानव संबंधात्मक उपागम के प्रवर्तकों में गिना जाता है, क्योंकि इन्होंने वास्तविक रूप में संगठन के अंतर्गत मानव व्यवहार को समझने के लिए अनेकों प्रकार के प्रयोग किए हैं जिनकी चर्चा आगे की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एल्टन मेयो ने, नोट कीजिएगा, देखो यहाँ जो मैं इस तरीके से ये जो तीर का निशान देता हूँ इसका भावार्थ ये कि महत्वपूर्ण जो बातें हैं मैं नोट कर देता हूँ और साथ में आपको समझा भी देता हूँ, और इस रूप में नोट करता हूँ कि इससे बाहर कोई बात शेष न रहे, मतलब कोई प्रश्न बने ही नहीं। और समझाने के लिए तो मैं चाहे कितना ही मुझे प्रयास क्यों न करना पड़े, मैं आपको इस रूप में समझाऊंगा कि आपको इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेयो ने, किसने? एल्टन मेयो ने, जिन्होंने मानव संबंधात्मक उपागम दिया है। श्रमिकों के व्यवहार और उनकी उत्पादन क्षमता का गंभीर अध्ययन किया। अब ध्यान देंगे, मुख्य जो बात है वो यही है, मैंने यहाँ पे बताया आपको कि मानव व्यवहार के अध्ययन पर जोर देता है मुख्यतः ये कौन? नवशास्त्रीय उपागम। अब इसमें चाहे सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम की बात ले ले, चाहे मानव संबंधात्मक उपागम की बात ले ले, दोनों ही उपागम या नवशास्त्रीय उपागम वास्तव में मानव व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। इसलिए यहाँ मैंने नोट किया है कि मेयो ने, एल्टन मेयो ने श्रमिकों के व्यवहार, मतलब संगठन जो होता है, संगठन के अंतर्गत श्रमिकों के व्यवहार और उनकी उत्पादन क्षमता की, उत्पादन जो क्षमता है वो वास्तविक रूप में उत्पादन करते समय, कार्य करते समय किन किन तत्वों से प्रभावित होते हैं, इस बात का विशेष अध्ययन किया गया है यहाँ कि श्रमिकों के व्यवहार और उनकी उत्पादन क्षमता का गंभीर अध्ययन किया। और एल्टन मेयो ने इसे डॉक्टरी विधि कहा है, क्लिनिकल मेथड। ये एग्जाम पूछ लिया जाता है। एल्टन मेयो ने इसे डॉक्टरी विधि कहा है। किसको कहा है डॉक्टरी विधि? श्रमिकों के व्यवहार और उनकी उत्पादन क्षमता का गंभीर अध्ययन किया। मतलब संगठन के अंतर्गत वास्तविक रूप में श्रमिकों का जो व्यवहार होता है, आपसी जो व्यवहार होता है, क्या वास्तविक रूप में श्रमिकों का जो कार्य है वह कार्य उनके व्यवहार से प्रभावित होता है या नहीं, या फिर उनको जो तकनीकी आर्थिक सुविधाएं दी जाती हैं उससे प्रभावित होता है। तो प्रयोग में ये पाया गया कि वास्तविक रूप में कुछ श्रमिक ऐसे जिनका जो है वेतन भी बढ़ा दिया गया, अच्छी सुविधाएं दे दी गई, उसके बावजूद भी उत्पादन में कोई बदलाव नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि मानव व्यवहार को प्रेरणा देने वाले, प्रेरित करने वाले और भी तत्व होते हैं। जैसे मान लीजिएगा किसी संगठन के अंतर्गत श्रमिकों का जो व्यवहार है, मधुर व्यवहार है, आपस में अच्छे रूप में वार्तालाप करते हैं, और कुछ संगठनों में ऐसा होता है कि कुछ श्रमिक बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो जो कामचोर होते हैं, कामचोर जो काम करने वाले श्रमिक होते हैं उनकी जो है मतलब एक प्रकार से मजाक उड़ाते हैं और ये कहते हैं कि देखो ये अपने मालिक के लिए कितना काम कर रहा है, ये उनकी नज़रों में चढ़ना चाहता है। इस तरीके से मतलब उसको जो है हमें कहेंगे कि हतोत्साहित किया जाता है। तो डेफिनेटली श्रमिक की जो कार्य क्षमता है वो प्रभावित होती है। तो इसलिए श्रमिक की जो कार्य क्षमता है वह केवल आर्थिक और तकनीकी तत्वों से ही प्रभावित नहीं होती है, बल्कि वास्तविक रूप में अन्य प्रेरणा स्रोत होते हैं जिनसे कि
श्रमिक का जो उत्पादन है या श्रमिक की जो उत्पादन करने की क्षमता है, श्रमिक की जो कार्य क्षमता है, वह डेफिनेटली प्रभावित होती है, निश्चित रूप में प्रभावित होती है। तो इसमें मुख्य जो जोर दिया गया, इसी बात के ऊपर जोर दिया गया है कि वास्तव में संगठन में जो श्रमिक होता है वह वास्तव में जो उत्पादन करता है, तो जो उत्पादन है वह उत्पादन किन से प्रभावित होता है? क्या केवल तकनीकी आर्थिक तत्व से होता है या उसको प्रभावित करने वाले और भी बहुत तत्व होते हैं? तो ये पाया गया है कि संगठन के अंतर्गत अनेक अनौपचारिक संगठन बन जाते हैं जो कि किसी न किसी रूप में श्रमिक के कार्य व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अनौपचारिक संगठन ऐसे होते हैं जो कि कार्य करने वाले व्यक्तियों की मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा काम करते हैं उनकी मजाक उड़ाते हैं, तो धीरे धीरे जो काम करने वाले श्रमिक होते हैं वो भी हतोत्साहित हो जाते हैं। तो ध्यान दें, यहाँ तक हो गया है डॉक्टरी विधि का है। आगे जो बात 1924 से 1940 के बीच आप ध्यान देंगे, ये मुख्य बात ये है इसकी, इस उपागम की जो मुख्य बात है वो ये है, इसका ये केंद्र बिंदु है। 1924 से 1940 के बीच हॉर्थॉन, ध्यान देंगे, हॉर्थॉन प्रयोग के फलस्वरूप संगठन की यांत्रिक विचारधारा की लोकप्रियता कम हो गई। मतलब संगठन की जो यांत्रिक विचारधारा थी उसकी लोकप्रियता खत्म हो गई और नवीन मानव संबंध का उदय हुआ। इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप में यांत्रिक विचारधारा तो केवल ये कहती है कि भी संगठन के अंतर्गत तकनीकी सुविधाएं दी जाएं, हैं, आर्थिक सुविधाएं दी जाएं, उससे क्या है, श्रमिक जो है उत्पादन ज्यादा करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि जो हॉर्थॉन प्रयोग किया गया, इस हॉर्थॉन प्रयोग के द्वारा क्या हुआ कि नवीन मानव संबंध का उदय हुआ। मतलब इसमें ये देखा गया कि वास्तव में तकनीकी और आर्थिक सुविधाएं देते हुए भी, तकनीकी और आर्थिक सुविधाएं देते हुए भी दो समूहों के ऊपर प्रयोग किया गया। तो एक समूह के अंतर्गत वास्तविक रूप में ये एक प्रकार से उनको समान रूप में प्रकाश की व्यवस्था दी गई, ठीक है, और दूसरे के अंतर्गत क्या, प्रकाश को कम ज्यादा किया गया। एक के अंतर्गत वेतन बढ़ा दिया गया, एक में वेतन वही रखा गया। तो वास्तव में अंत में निष्कर्ष ये निकला कि उनकी उत्पादन क्षमता पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्पादन को प्रभावित करने वाले केवल आर्थिक और तकनीकी तत्व नहीं होते, बल्कि वास्तविक रूप में मानव के आपसी संबंध भी होते हैं। उनका आपसी व्यवहार कैसा है, अगर आपसी मधुर व्यवहार है तो उस संगठन के अंदर उत्पादन ज्यादा होगा, और किसी संगठन में श्रमिकों का जो आपसी व्यवहार है वह मधुर नहीं है, वो एक दूसरे की जो निंदा करते, एक दूसरे को ईर्ष्या दृष्टि से देखते, काम करने वाले की मजाक उड़ाते हैं, खुशामदी करते हैं, तो डेफिनेटली उत्पादन वहां पर ठीक नहीं हो पाएगा, चाहे कितना ही वेतन क्यों ना दिया जाए। तो एल्टन मेयो ने मुख्यतः इसी बात के ऊपर बल दिया था, किस बात के ऊपर, श्रमिकों के व्यवहार के ऊपर, कि श्रमिकों का जो व्यवहार है, श्रमिक की जो कार्य क्षमता है वह किन तत्वों से प्रभावित होती है। क्या केवल वेतन बढ़ाने से ही ज्यादा काम करेगा, क्या केवल तकनीकी सुविधाएं देने से ही वह ज्यादा कार्य करेगा, ज्यादा उत्पादन होगा? तो इसमें यह पाया गया कि नहीं, केवल तकनीकी सुविधा देने से, केवल वेतन बढ़ाने से ही जो है उत्पादन ज्यादा नहीं होगा, बल्कि वास्तविक रूप में उसके अंतर्गत जो श्रमिक होता है, श्रमिक को या श्रमिक की कार्य क्षमता को प्रभावित करने वाले और भी अनेकों तत्व होते हैं। तो उन अनेकों तत्वों की तरफ ही एल्टन मेयो ने ध्यान दिलाया है, ठीक है, यहां तक हो गया। अब ये प्रयोग अमेरिका के शिकागो नगर के समीप हॉर्थॉन नगर, ये एक नगर का नाम था, हॉर्थॉन प्रयोग जो कहा गया है वो हॉर्थॉन नगर स्थित वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में मेयो के नेतृत्व में किए गए। ध्यान देंगे, फिर से बोल रहा हूं, ये जो हॉर्थॉन प्रयोग किया गया है संगठन के अंतर्गत, तो वास्तव में ये प्रयोग अमेरिका के शिकागो नगर के समीप एक हॉर्थॉन नगर है, हॉर्थॉन नगर स्थित वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में मेयो के नेतृत्व में किए गए। एल्टन मेयो के नेतृत्व में यह प्रयोग किए गए, और इस प्रयोग में ये देखा गया कि वास्तविक रूप में श्रमिक का जो कार्य क्षमता है, वह कार्य क्षमता केवल आर्थिक और तकनीकी तत्व से प्रभावित नहीं होती है, बल्कि अन्य अनौपचारिक तत्वों से भी प्रभावित होती है, जिसके अंतर्गत मुख्यतया हम ये देखेंगे कि जो श्रमिकों का आपसी व्यवहार है वह मधुर है या फिर उनमें जो खींचतान है, तनातनी है। अगर मधुर है तो डेफिनेटली उत्पादन अच्छा होगा, और उनमें खींचतान है तो उत्पादन अच्छा नहीं होगा। अब ये जो प्रयोग किया गया था, इसको हम एक उदाहरण से समझा रहे, प्रकाश प्रयोग। प्रकाश प्रयोग करके देखा गया था, कहाँ, दो कार्य समूह को चुना गया, और दो कार्य समूह को चुना गया, इसमें टेलीफोन रिले केंद्र के ऊपर ये प्रयोग करके देखा गया। टेलीफोन रिले केंद्र के अंतर्गत दो कार्य समूहों को चुना गया और प्रकाश प्रयोग किया गया। प्रकाश प्रयोग में क्या किया गया कि एक समूह के अंतर्गत क्या किया गया कि प्रकाश को समान रखा गया, और दूसरे समूह के अंतर्गत प्रकाश को कभी कम ज्यादा किया गया, कम या ज्यादा किया गया। अब इसके अंतर्गत ये देखा गया कि वास्तव में उसमें कार्य करने वाले जो श्रमिक हैं
श्रमिकों के जो उत्पादन है या उनकी जो कार्य क्षमता है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब दोनों में बराबर उत्पादन हुआ। तो फिर ये पाया गया कि इनको तकनीकी सुविधाएं कम या ज्यादा देने से इनके उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, इनकी कार्य क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि श्रमिकों के व्यवहार को तकनीकी तत्व, आर्थिक तत्व ही प्रभावित नहीं करते हैं बल्कि अन्य तत्व प्रभावित करते हैं, और एक प्रकार से एक अनौपचारिक संगठन बन जाता है। उस अनौपचारिक संगठन से वास्तव में श्रमिकों की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि कुछ श्रमिक ऐसे होते हैं जो ईमानदारी से कार्य करते हैं, कुछ श्रमिक ऐसे होते हैं जो कि कार्य करके राजी नहीं होते। तो जो कार्य करके राजी नहीं होते वो कार्य करने वाले व्यक्तियों की जो है मजाक उड़ाते हैं, और मजाक जब उड़ाते हैं तो वो कार्य करने वाले श्रमिक भी धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, कम काम करना शुरू कर देते हैं। तो इससे जो है उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। यहाँ इस प्रयोग में ये पाया गया। अब इससे निष्कर्ष क्या निकाला गया, किससे, ये जो हॉर्थोन प्रयोग किया गया, ये हॉर्थोन प्रयोग किया गया अमेरिका के अंतर्गत हॉर्थोन नगर में। इससे निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष निकला कि संगठन एक सामाजिक प्रणाली है, सोशल सिस्टम है। ये क्या, संगठन एक सामाजिक प्रणाली है। अब सामाजिक प्रणाली है तो डेफिनेटली इसके ऊपर अन्य सभी तत्वों का प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक प्रणाली है फिर क्या होगा, उत्पादकता काम करने वालों की सेवा की दशाओं पर निर्भर है। आप ध्यान देंगे यहाँ, चूंकि संगठन एक सामाजिक प्रणाली है, सोशल सिस्टम है एक प्रकार से। अब ये सामाजिक प्रणाली है तो उत्पादकता जो श्रमिक उत्पादन करते हैं, उत्पादकता काम करने वालों की, काम करने वाले कौन है, श्रमिक, काम करने वाले की सेवा की दशाओं पर निर्भर है। मतलब मुख्य निष्कर्ष ये निकला कि उनको कार्य करने की जो दशाएं दी जा रही हैं, उनकी जो स्थितियां हैं, वो स्थितियां और दशाएं कैसी, इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि उत्पादन कम होगा या ज्यादा होगा। केवल तकनीकी सुविधाएं देने से, केवल आर्थिक सुविधाएं देने से, मतलब वेतन बढ़ाने से ही उत्पादन नहीं बढ़ेगा, बल्कि अन्य दशाओं के ऊपर भी निर्भर होगा कि उत्पादन कम होगा या ज्यादा होगा। कैसे, श्रमिक भी तो मनुष्य है, संगठन में उनकी उपेक्षा अनुचित है। अर्थात वास्तविक रूप में चूंकि श्रमिक एक मनुष्य है और मनुष्य है तो डेफिनेटली यह केवल धन से, केवल सुविधाओं से ही प्रभावित नहीं होता है, बल्कि उनका आपसी व्यवहार कैसा है। अगर श्रमिकों में मधुर व्यवहार है तो डेफिनेटली उत्पादन ज्यादा होगा, और श्रमिकों में आपसी खींचतान है, तनाव है, तो उत्पादन कम होगा। तो निश्चित रूप में श्रमिक की कार्य क्षमता इससे प्रभावित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनौपचारिक संगठनों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। एल्टन मेयो का कहना है कि किसी भी संगठन के अंतर्गत आप यदि श्रमिकों की कार्य क्षमता का अध्ययन कर रहे हैं तो श्रमिकों की कार्य क्षमता या श्रमिकों के द्वारा किया जाने वाला जो उत्पादन है वह उत्पादन केवल तकनीकी और आर्थिक तत्व से प्रभावित नहीं होता है, बल्कि उस संगठन के अंतर्गत वास्तविक रूप में अनौपचारिक संगठन बन जाते हैं जो कि वास्तव में कार्य करके राजी नहीं होते हैं, और जो कार्य करने वाले होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं, उन लोगों की ये मजाक उड़ाते हैं। जब उनकी मजाक उड़ाते हैं बहुत ज्यादा काम करने वाले की, ईमानदारी से काम करने वालों की, तो निश्चित रूप में जो काम करने वाले श्रमिक होते हैं वो भी धीरे धीरे कम काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए एल्टन मेयो का कहना है कि अनौपचारिक संगठनों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि जो अनौपचारिक संगठन होते हैं वो वास्तविक रूप में जो कार्य करने वाले होते हैं, उनकी खुशामदी करते हैं और उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि आप लोग अपने मालिक के लिए इतना ज्यादा कर रहे हैं जबकि इसकी इतनी आवश्यकता नहीं। कहने का मेरा भावार्थ ये है कि ये किसी न किसी रूप में श्रमिकों की कार्य क्षमता को कम करते हैं, बढ़ाते नहीं है। तो एल्टन मेयो का कहना है कि इसका भी जो है संगठन के अंतर्गत क्या किया जाना चाहिए, अध्ययन किया जाना चाहिए। अनौपचारिक संगठन बन जाते हैं संगठनों के अंतर्गत। अगली बात, संगठन के मानवीय पक्ष की अनदेखी नहीं किया जाना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, संगठन के मानवीय पक्ष को अनदेखी नहीं किया जाना चाहिए। मतलब किसी भी संगठन का आप अध्ययन कर रहे हैं तो संगठन का जो मानवीय पक्ष होता है, मतलब मानव का जो व्यवहार होता है, मानव का जो व्यवहार है, श्रमिक का जो व्यवहार है, वह व्यवहार किन किन तत्वों से प्रभावित हो रहा है, इन सब बातों का किसी न किसी रूप में जो है अध्ययन किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि श्रमिक वास्तविक रूप में एक प्रकार से हम ये मानेंगे कि श्रमिक एक मशीन का पुर्जा मात्र नहीं है। श्रमिक एक मनुष्य, और मनुष्य तो अपने आप में एक साधन नहीं है बल्कि साध्य है, और साध्य है तो डेफिनेटली रूप में इसके मानवीय पक्ष की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। चूंकि ये मनुष्य तो ये साध्य तो किसी का साधन नहीं है, तो मानवीय व्यवहार
केवल तकनीकी और आर्थिक तत्व से प्रभावित नहीं होता, बल्कि अन्य अनेकों तत्वों से प्रभावित होता है। उन सभी तत्वों का किसी न किसी रूप में अध्ययन या विश्लेषण किया जाना चाहिए। ये बात एल्टन मेयो कह रहे हैं। अगली बात, तकनीकी और आर्थिक पहलुओं पर बल देने की अपेक्षा प्रबंधक मतलब मैनेजमेंट जो होता है, प्रबंधकों को मानवीय स्थितियों, प्रेरणा और श्रमिकों से संबंध स्थापित करने पर ध्यान देना चाहिए। निष्कर्ष आ जाता है एक प्रकार से क्या, कि तकनीकी और आर्थिक पहलू पर बल देने की अपेक्षा, मतलब संगठन का आप अध्ययन कर रहे हैं, श्रमिकों के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं कि भाई उनका जो कार्य क्षमता है वह कितनी है, कितना उत्पादन कर रहे हैं, तो उसके संदर्भ में तकनीकी सुविधा, आर्थिक सुविधा या तकनीकी और आर्थिक पहलू पर बल देने की अपेक्षा, इन दोनों का आप अध्ययन तो करें, लेकिन इनकी अपेक्षा प्रबंधकों को, मतलब जो मैनेजमेंट होता है, प्रबंधकों को मानवीय स्थितियों कि उस संगठन में श्रमिक की क्या स्थिति है, क्या सुविधाएं दी जा रही है, मानवीय स्थितियों, प्रेरणा, उसको प्रेरित करने वाले कौन कौन से तत्व है। अब मान लीजिएगा कोई संगठन ऐसा है जिस संगठन के अंतर्गत कुछ श्रमिक ऐसे होते हैं जो कि ईमानदारी से काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो काम करके राजी नहीं होते हैं। तो जो काम करके राजी नहीं होते हैं वो काम करने वालों की क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ उनको क्या प्रेरणा मिल रही है कि भाई अब आप ज़्यादा काम करेंगे तो आपकी खिल्ली उड़ाई जाएगी, धीरे धीरे वो भी उनकी बराबर हो जाते हैं, काम करना कम कर देते हैं। तो डेफिनेटली उत्पादन जो क्षमता है वह कम हो जाएगी, प्रभावित होगी। प्रेरणा और श्रमिकों से संबंध, मतलब आपस में श्रमिकों का संबंध कैसे है, अगर मधुर संबंध है तो निश्चित रूप में संगठन में श्रमिकों के द्वारा ज़्यादा उत्पादन किया जाएगा, और मधुर संबंध नहीं है तो डेफिनेटली उनमें आपस में तनाव होगा, खींचतान होगी, तनाव होगा, तो वास्तव में संगठन के अंतर्गत उत्पादन कम होगा। ठीक है, संबंध स्थापित करने पर ध्यान देना चाहिए। ये एक प्रकार से इसका निष्कर्ष या निचोड़ रूप में हो जाती है ये बातें, 3 लाइनें। अगली बात, एल्टन मेयो का विचार था कि सहयोग प्राप्त करने के लिए सत्ता की अवधारणा विशेषज्ञता की अपेक्षा सामाजिक कौशल पर आधारित होनी चाहिए। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आ गई अंत में, क्या कि एल्टन मेयो का विचार था कि सहयोग प्राप्त करने के लिए, संगठन में सहयोग प्राप्त करने के लिए सत्ता की अवधारणा, सत्ता किसको कहते हैं, सत्ता एक प्रकार से आदेश देने का अधिकार होता है और उसे लागू कराने की शक्ति होती है। सत्ता के ऊपर अलग से मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, लोक प्रशासन में भी। बाकी मैंने सत्ता, शक्ति, वैधता के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड कर दिए, आप राजनीतिक सिद्धांत प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सत्ता की अवधारणा विशेषज्ञता की अपेक्षा, किसी कार्य विशेष में विशेषज्ञता की अपेक्षा सामाजिक कौशल, स्किल, सोशल स्किल, सामाजिक कौशल पर आधारित होनी चाहिए। मतलब सत्ता की जो अवधारणा है, आदेश देने की जो क्षमता है, मतलब सत्ता किसको कहते हैं, सत्ता आदेश देने का अधिकार होता है, उसे लागू कराने की शक्ति होती है। दोस्तों, सत्ता की अवधारणा है विशेषज्ञता की अपेक्षा सामाजिक कौशल पर आधारित होनी चाहिए, मतलब सोशल स्किल पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये हो गया आपका एल्टन मेयो का मानव संबंधात्मक उपागम, जिसमें सभी महत्वपूर्ण बातें मैंने नोट कर दी हैं। मूल जो इसका निष्कर्ष होगा, सार होगा, निचोड़ होगा, वो ये होगा कि नवशास्त्रीय उपागम के अंतर्गत दोनों ही उपागम, मानव संबंधात्मक उपागम जो कि एल्टन मेयो दे रहे हैं, और सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम जो कि डगलस मैकग्रेगर एवं अब्राहम मैस्लो दे रहे हैं, ये दोनों ही या नवशास्त्रीय उपागम का जो मुख्य जोर है वह मानव व्यवहार के अध्ययन पर है। मतलब डेफिनेटली यहाँ मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि जो श्रमिक होता है उस श्रमिक का व्यवहार किन किन तत्वों से प्रभावित होता है। तो श्रमिक का व्यवहार केवल तकनीकी और आर्थिक तत्वों से प्रभावित नहीं होता है, बल्कि श्रमिक का जो व्यवहार है वास्तव में स्थितियों, प्रेरणा और श्रमिकों से क्या संबंध है, इससे भी प्रभावित होता है। इसमें मुख्य जो बल दिया गया है इस बात के ऊपर दिया गया है निष्कर्ष रूप में, सार रूप में। फिर मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बनाया, तकनीकी तत्व, आर्थिक तत्व और मानवीय तत्व, और इधर मैंने बताया यहाँ संगठन के अंतर्गत श्रमिकों के व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है, तो मानव व्यवहार पर जोर। मतलब यहाँ जो एल्टन मेयो का मानव संबंधात्मक उपागम है, इसमें एल्टन मेयो ने मानव व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया है। अर्थात संगठन के अंतर्गत जो श्रमिक होता है, श्रमिक का जो व्यवहार है वह वास्तव में तकनीकी तत्व से प्रभावित होता है, तकनीकी सुविधाओं से प्रभावित होता है, आर्थिक तत्व अर्थात जैसे वेतन, इससे प्रभावित होता है। लेकिन निश्चित रूप में मानवीय पक्ष एक ऐसा है जिसके अंतर्गत मानवीय स्थितियां, प्रेरणा और श्रमिकों से संबंधित 3 बातें आती हैं। मानवीय तत्व एक ऐसा तत्व है जो कि वास्तविक रूप में श्रमिक के व्यवहार को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो एल्टन मेयो का कहना है कि संगठन के अंतर्गत अनौपचारिक संगठनों को या मानव व्यवहार को या श्रमिकों के व्यवहार को प्रभावित करने वाला जो मानवीय तत्व होता है, मानवीय पक्ष होता है, जिसमें मानव की स्थितियां, संगठन में क्या स्थितियां हैं उनकी, इसी के साथ में उसको क्या प्रेरणा दी जा रही है और श्रमिकों से उसके क्या संबंध है, इन बातों का भी जो
जो है विश्लेषण अध्ययन किया जाना चाहिए, तभी हम संगठन के अंतर्गत ठीक से उत्पादन के बारे में, उत्पादन क्षमता के बारे में विश्लेषण कर सकते हैं और उसके आधार पर कोई न कोई सामान्यीकरण कर सकते हैं और सामान्यीकरण से सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है और सिद्धांतों से भविष्यवाणियां की जा सकती हैं। तो ये हो गया आपका संगठन के संबंध में मानव संबंधात्मक उपागम, जिसको देने वाले एल्टन मेयो हैं। मुझे विश्वास है आप संगठन के सिद्धांत में मानव संबंधात्मक उपागम को ठीक से समझ गए होंगे, जो कि एल्टन मेयो ने दिया है। जैसा कि नाम से स्पष्ट, मानव संबंधात्मक उपागम मतलब श्रमिकों का जो आपसी संबंध है वह मधुर होगा तो डेफिनेटली उत्पादन ज़्यादा होगा, और श्रमिकों का जो संबंध है वह मधुर नहीं है, आपस में खींचतान है, तनातनी है, तनाव है, तो डेफिनेटली उस संगठन के अंतर्गत उत्पादन क्षमता कम होगी। यह उपागम ये कहना चाहता है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप ये सब बातें ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।